अमेरिका को शटडाउन कर दिया गया है। तो क्या यह राजनीतिक गतिरोध है जिसने सरकार का कामकाज रोका है, या सरकार फंडिंग को लेकर फिलहाल कंफ्यूज है? नए फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत से पहले फंडिंग बिल पर सहमति नहीं बनने की वजह से सरकार आधिकारिक रूप से शटडाउन मोड में चली गई। वैसे यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका शटडाउन हुआ है। इससे पहले नवंबर 1995 में 5 दिन के लिए अमेरिका शटडाउन हुआ। फिर दिसंबर 1995 में 21 दिन के लिए अमेरिका शटडाउन हुआ। सितंबर 2013 में 16 दिन के लिए शटडाउन हुआ। जनवरी 2018 में 3 दिन के लिए शटडाउन हुआ। फरवरी 2018 में 1 दिन के लिए। दिसंबर 2018 में 35 दिन के लिए शटडाउन हुआ। वैसे अमेरिका की आजादी के बाद से अगर आप 200 सालों का इतिहास, 250 सालों का इतिहास पकड़कर चले तो लगभग 15 बार अभी तक यूएस शटडाउन मोड में जा चुका है। लेकिन 2018 के बाद पहली बार है जब यूएस शटडाउन हुआ है। 2018 में भी जब शटडाउन हुआ था तब डोनाल्ड ट्रंप ही राष्ट्रपति थे। सीनेट में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन ने दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहे। किसी ने समझौता नहीं किया और आधी रात की जो डेडलाइन थी फंड पास कराने की, बजट पास कराने की, वो गुजर गई। नतीजतन यह हुआ कि अमेरिका को शटडाउन करना पड़ा। अब क्या होगा? लाखों सरकारी कर्मचारियों को वेतन के बिना छुट्टी पे भेजा जाएगा या तो छंटनी का सामना करना पड़ेगा। सरकारी शटडाउन तब होता है जब एनुअल एक्सपेंडिचर विधेयकों पर सहमति नहीं बन पाती, यानी कि सरकार का जो साल का बजट है वो पास ही नहीं हो पाता है। अमेरिकी सरकार के अलग अलग विभागों को चलाने के लिए भारी मात्रा में फंड की जरूरत होती है। इसके लिए संसद से बजट या फंड बिल पारित कराना जरूरी होता है। लेकिन जब राजनीतिक मतभेद या गतिरोध की वजह से फंड पारित नहीं हो पाता है तो सरकार के पास से कानूनी रूप से खर्च करने के लिए फंड बचता ही नहीं है। ऐसी स्थिति में अमेरिकी सरकार को अपनी गैर जरूरी सेवाएं बंद करनी पड़ती हैं या ऐसी सेवाओं को बंद करना पड़ता है जो अनिवार्य नहीं है, और इसे ही सरकारी शटडाउन कहा जाता है। अमेरिका का फिस्कल ईयर खर्च यानी कि सालाना खर्च 1 अक्टूबर से शुरू होता है। यह एक तरह से सरकार का आर्थिक साल होता है जिसमें वो अपना पैसा खर्च करने और बजट बनाने की योजना बनाती है। इस दौरान सरकार तय करती है कि कहां पैसा लगाना है, जैसे कि सेना, स्वास्थ्य, शिक्षा, जैसे हमारे यहां आम बजट में होता है। लेकिन अगर 1 तारीख से पहले बजट पास नहीं हो पाया हाउस में तो सरकारी कामकाज बंद करना पड़ता है। अमेरिका पर महंगाई की वजह से कर्ज कितना हो गया है आज की तारीख में, यह भी जान लीजिए। एक तरफ अमेरिका शटडाउन है, दूसरी तरफ कर्ज का बोझ है। तो कर्ज की तस्वीर आपके सामने और सालों साल कैसे कर्ज बढ़ा है वो आपको दिखा रहे हैं। साल 2001 में लाख करोड़ में आंकड़ा है, पहले आपको बता दे रहे हैं। 479 लाख करोड़ का कर्ज था। 2008 में बढ़कर ये 426 हो गया। 2017 में बढ़कर 1670 लाख करोड़ हो गया। 2020 में ये 2224 लाख करोड़ हो गया और 2024 में बढ़कर 3061 लाख करोड़ के आंकड़े को छू गया, यानी कि $3 ट्रिलियन के पार। तो क्या होगा अब शटडाउन की वजह से? कारोबार ठप पड़ेंगे, इकोनॉमी वीक होगी। जितना दिन ये शटडाउन चलेगा लोगों की नौकरियां जाएंगी, सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा। एक तरफ भारी कर्ज, ऊपर से इकोनॉमिक स्लोडाउन और उसके बीच नौकरी जाने का खतरा। अमेरिका में सरकारी शटडाउन लगने के बाद सरकार के पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। इससे सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली सैलरी से लेकर तमाम दूसरे खर्च रोक दिए जाएंगे। शटडाउन होने से अमेरिकी सरकार को अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। हालांकि इमरजेंसी सर्विसेज ऑन रहेंगे, जैसे कि मेडिकल सर्विस, आर्मी सर्विस, हवाई सेवाएं, एयर सर्विस जारी रहेंगी। अमेरिका में पिछले 50 साल में फंडिंग बिल अटकने की वजह से 15 से ज्यादा बार शटडाउन हो चुका है।
ट्रंप के पिछले कार्यकाल में ही 3 बार सरकार को शटडाउन का सामना करना पड़ा था। 2019 का शटडाउन सबसे ज्यादा 35 दिन तक जारी रहा, जिसमें अमेरिकी इकोनॉमी को 25,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में बार बार शटडाउन अमेरिका को किसी बड़ी खाई की तरफ लेकर जा रहा है? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ रहा है। डॉक्टर सिद्धार्थ दवे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि विदेश नीति एक्सपर्ट हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, नेता हैं रिपब्लिकन पार्टी की। डॉक्टर शरद कोहली इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जाने माने। प्रोफेसर डॉक्टर विवेक सिंह जुड़ रहे हैं, फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। और संजीव श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आज के इस डिबेट में। और पहला सवाल मैं सीधे अमेरिका से जुड़ रही पूर्णिमा नाथ से लेना चाहूंगा, जो कि रिपब्लिकन पार्टी से ही जुड़ी हुई रही, हालांकि इन दिनों बहुत सक्रिय नहीं है। पूर्णिमा जी, ऐसा क्यों है कि डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम में 2 बार की रिजीम में 2 बार अमेरिका को शटडाउन का सामना करना पड़ा है? और शटडाउन मतलब क्या और कितने दिन का? क्योंकि मुझे कोई सहमति बनती नहीं नजर आ रही हाउस और सीनेट में, जिससे कि इस मसले का हल देख सके। इसका इंपैक्ट क्या होगा अमेरिका की इकोनॉमी पर और फेडरल स्ट्रक्चर पर? पूर्णिमा जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। नमस्ते। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने पहले कहा है कि लास्ट जो 2019 का जो शटडाउन हुआ था वो 35 डेज चला था। इस बार कोई आइडिया नहीं है कि शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा। यस, देर आर इश्यूज इन टर्म्स ऑफ पे, लेकिन जब भी शटडाउन हुआ था लोगों को पे मिला था। ये 35 डेज हो, 3 डेज हो, रियली डजेंट मैटर, और लोगों को पे मिल गया था। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। बट इस बार मुझे थोड़ा सा कंसर्न इसीलिए लग रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और हमारे जो रिपब्लिकन पार्टी है वो बार बार ये रिपब्लिकन पार्टी अभी कुछ बचा नहीं है, इससे सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बातों से चलती है। मुझे तो कुछ दिखता नहीं है कोई और कुछ बोल रहे हैं कि देर इज एनी अदर पुश बैक एट ऑल। जैसे जॉन फटरमैन है जो डेमोक्रेट है, और डेमोक्रेट एक्चुअली इस बिल में साइन किया था गवर्नमेंट शटडाउन ना होने के लिए। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेट पार्टी में ज़्यादा फ्रीडम है क्या अपने बलबूते पे खड़े होने के? आई डोंट नो, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू पे अटेंशन। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है सर? अनफॉर्चुनेटली वर्कफोर्स कट करने के लिए बात कर रहे हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए, वर्कफोर्स कट करना इज नॉट एन इशू। मैंने पहले भी बताया, अगर वेस्ट है, वेस्टेज चल रहा है, आप कट कर सकते हो। लेकिन डरा के धमका के ऐसे कट करने में क्या होता है? अब अर्जेंटीना में हमने प्रीव्यू दिखा है, जब मिले को इलेक्ट किया गया था, वो एक्चुअली ही वाज ए जू, सॉरी नॉट जू, ही वाज ए कैथोलिक, एंड उनको राइट विंग अमेरिका बहुत सपोर्ट किया था, ट्रम्प के पार्टी, हमारे पार्टी। अब वहाँ पे आने के बाद मैसिव कट शुरू कर दिया था। अभी कहाँ है? 2 दिन पहले तो आपने देखा होगा, न्यूज़ देखा होगा, प्रेसिडेंट ट्रम्प $20 बिलियन का एड भेजा है अर्जेंटीना को। वहाँ पे उस कंट्री प्रॉब्लम में क्यों है फिर से? अब मुझे बताइए यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे क्यों नजर आ रहा है? प्रॉब्लम इसलिए नजर आ रहा है कि जो कट की बात कर रहे हैं ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वेस्ट कट करना, मुझे तो लेकिन एक ही आप प्रॉब्लम नजर आ रहा है। 30 सेकेंड डीएचएस की वो ट्वीट में जाके देख लीजिए, वहां पे जाके आप डीओजे की भी देख लीजिए। वहां पे लिटरली दे आर आस्किंग फॉर आइस एजेंट्स टू बी हायरिंग। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ के हमें क्या पुलिस स्टेट बना रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे सब लोगों को जाके रास्ते में जाके पकड़ेंगे, बोलेंगे कि उनके पास इंफॉर्मेशन है, ये इलीगल है, और जो लीगल भी है उनको भी इंटिमिडेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप अब अगर गवर्नमेंट का साइज भी छोटा कर रहे हो वेस्ट के नाम पे, आप पुलिस हायर कर रहे हो और पुलिस स्टेट बना रहे हो। दिस इज व्हाट आई एम वेरी कंसर्न अबाउट सर। समथिंग ऑड इज गोइंग ऑन। एक फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ थॉट्स पे जो टारगेट हो रही है ना, दैट इज व्हाट आई एम कंसर्न अबाउट। जो जॉन फैटरमैन है, जो डेमोक्रेट है और रिपब्लिकन के साथ वोट किया, मुझे कोई इतराज नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है, लेकिन अनलिशिंग ए
पीपल मागा जो मॉब है रिपब्लिकन के साथ अनलिश कर देना, बोल देना कि उनको जाके पकड़े, उनको जाके बोल दे कि ही हैज टू बी टेकन आउट ऑफ द पार्टी एंड एक्सेट्रा, दिस इज समथिंग वेरी डेंजरस एंड इट्स I नॉट think this अमेरिकन is एट ऑल worst एंड आई एम सॉरी situation अबाउट इट सर। right now in United States. और सबसे कॉमन जो बात है वो ये है कि 2 बार के शटडाउन में 2 बार कॉमन जो राष्ट्रपति रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप ही रहे हैं। 250 साल के इतिहास में 15 बार शटडाउन, और रिसेंट 2 शटडाउन सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के रिजीम में। अरे भाई, क्यों सहमति नहीं बना पा रहे हैं आप फेडरल गवर्नमेंट्स के लिए, आपके पास जो बजट होना चाहिए उसके लिए? हमारे साथ इस वक्त शरद कोहली जी जुड़े हुए हैं, फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, जो कि इस टर्म को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। और पूर्णिमा जी ने कहा है कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जो है उस सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। शरद कोहली साहब, इस यूएस शटडाउन, इस टर्म को कैसे देखते हैं और ये कैसा वर्ल्ड पर इंपैक्ट करेगा? शरद कोहली जी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। नमस्कार विवेक, हमारे सब सह पैनलिस्ट को और इंडिया डेली लाइव के सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन। देखिए, 3 शब्दों का एक इंग्लिश में शब्द बनता है, उसको बोलते हैं ज़ेड, जिद। तो मेरी जब जिद है, मेरी जब बुलिंग करने की नेचर है कि मेरे जो मन में आया वो मैं करके छोड़ूंगा। आपको अच्छा लगता है या आपको नहीं अच्छा लगता है, जनता के फायदे में है, जनता के नुकसान में है। मेरी एक जिद है, एक मेरी ईगो है कि मैंने जो कह दिया, मैंने जो सोच लिया, वो मैं करके रहूंगा। जब किसी व्यक्ति का ऐसा नेचर होता है विवेक, तो ये शटडाउन हैरानी नहीं होती। और मैं शटडाउन की, क्योंकि मैं अर्थशास्त्र से आता हूं, हम लोग दुनिया भर की इकोनॉमीज को स्टडी करते हैं, बजट्स की। 2 तरीके के बजट पास होते हैं, बिल पास होते हैं। एक होता है फिलबस्टर बजट अमेरिका में। फिलबस्टर का मतलब होता है कि जहां पर आपको बजट रिकंसिलिएशन करना है थोड़ा बहुत, उसके लिए सेनेट में 51 वोट चाहिए होते हैं। ध्यान दीजिएगा, 51। पर जब आपको इस प्रकार का बिल पास कराना है तो आपको 60 वोट चाहिए होते हैं। अब इन 60 में से रिपब्लिकन्स के पास 49 यानी कि 49 वोट्स हैं। इसका मतलब 11 वोट्स, उनमें 4 कॉकस भी हैं, बाकी डेमोक्रेट्स हैं। इसका मतलब 11 वोट्स उनको नॉन रिपब्लिकन्स के चाहिए इसको पास कराने के लिए। अब मुद्दा कहां जाके अटका कि ट्रंप साहब ने जो मेडिकल स्पेंडिंग थी, जो कि बहुत बड़ा इशू होता है अमेरिका में। अमेरिका में आपको पता होगा हेल्थ केयर ज्यादातर लोगों के लिए फ्री है। उन्होंने मेडिकल स्पेंडिंग को कट किया। इसको लेके डेमोक्रेट्स को एतराज था कि आप इसको क्यों कट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जब एलन मस्क इनके साथ थे, जो डिपार्टमेंट ऑफ बचत देख रहे थे एक तरह से, तो उन्होंने उसको उस टाइम सजेस्ट किया था। ट्रंप साहब भी यही चाहते थे कि खर्चे कम किए जाएं, तो उन्होंने ऐसे खर्चे पर हाथ डाल दिया जो कि अमेरिका के लिए बहुत बड़ी जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ट्रंप साहब की नीतियां दुनिया भर में हम देख रहे हैं। उनकी जो ये बुलिंग टैक्टिक होती है, दूसरे को बुली करते हैं, वो फोर्स करते हैं। उनको लगता है और तो छोड़िए, नोबेल प्राइज जिसको लेके उन्होंने कहा है कि मैं 8 युद्ध रुकवाऊंगा। नॉर्वेजियन जो नोबेल पीस प्राइज कमेटी है, वहां से भी आया कि इस तरीके से तो प्राइस नहीं मांगा जाता। आप प्राइस जीतते हैं तो लोग आपकी तारीफ करते हैं, सिवाय उन 2 शख्स के जो वहां व्हाइट हाउस में बिरयानी खाते हैं जाके, या नेतन्याहू साहब, इन 2 को छोड़ के बाकी किसी ने नोबेल प्राइज का समर्थन नहीं किया है। उनको लगता है इजराइल हमास अमेरिका नहीं रुकवा पाया है, रशिया यूक्रेन नहीं रुकवा पाया, दुनिया भर में ट्रेड वॉर, ये भी तो एक प्रकार की लड़ाई है, आर्थिक लड़ाई है, जो दुनिया भर में ट्रेड वॉर हो गया है। बिल्कुल सही बात, कंप्लीटली और पर ट्रंप साहब को लगता है कि इसका हकदार मैं हूं। तो मुझे लगता है सारी दुनिया इस बात को सुन रही है, देख रही है, और यही उन्होंने डोमेस्टिकली किया। अब मुझे हैरानी विवेक इस बात की है कि आंतरिक इशू जब पूरी तरह से आर्थिक रिजॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, ऐसे में ट्रंप साहब पूरी दुनिया का ठेका लेके बैठे हुए हैं। जहां कहीं लड़ाई हो वो पहले आगे आते हैं, चाहे रुकवानी हो, जहां कहीं कोई मुद्दा हो पहले। तो मुझे लगता है पहले उनको अपने डोमेस्टिक इश्यूज पे ध्यान देना चाहिए कि अमेरिका में क्या चला है। रोज सुबह उठ के विवेक, डेली सुबह उठ के आप मुझे बताइए, आपको सुनने को मिलता है कि आज किसी यूनिवर्सिटी में, आज स्कूल में, आज सड़क पर शूटिंग हो गई, आज मिशिगन में इतने मर गए, आज वहां पर इतने मर गए। और देखिए आपको मुझे लगता है आंतरिक मामलों पर अगर ध्यान देंगे तो आपको दुनिया भर के ये लड़ाई रुकवानी, ये सब रुकवानी, ये तो अपने हिसाब से चलेगा और अपने हिसाब से रुकेगा। पर इसका क्रेडिट लेके आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, ट्रंप के सबसे बेस्ट कैंपेनर चार्ली किर्क इसी शूटआउट का शिकार बने और मारे गए। उनके हाथ से वो हालात इंटरनली नहीं संभल रहे हैं। चार्ली किर्क जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए सबसे बेस्ट कैंपेनर थे, और लोग ये मानते हैं कि उनके वजह से ही डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो पाई, क्योंकि वो एक यूथ इन्फ्लुएंसर थे बहुत बेहतरीन,
जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हुई, लेकिन चार्ली किर्क के मामले में बहुत ज्यादा संवेदनशीलता नहीं दिखाई गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। और मैं छोटी सी बात विवेक और ऐड कर दूं, आपने बिल्कुल दुखती रग पे हाथ रखा है कि अमेरिका की इस समय जो उधार है वो 38 ट्रिलियन डॉलर चढ़ गया है। पिछले 50 दिनों में 2 महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर चढ़ गया। ये पहले 1.5 साल में चढ़ता था, अब ये दो महीने के अंदर 1 ट्रिलियन डॉलर। यानी कि हम लोग क्या करते हैं अरशद में, जीडीपी आपकी कितनी है और आपका उधार कितना है, सरल भाषा में उसकी रेशियो देखते हैं। 125% वो रेशियो इस समय विवेक हो चुकी है, जो बहुत ही अमेरिका जैसी सबसे दुरुस्त रहने वाली अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है। मुझे लगता है हर अमेरिकी के ऊपर 33-35 करोड़ की आबादी है, इतना बड़ा खर्च है। अगर आप इसको डिवाइड करके देखें कि अमेरिका कल को बहुत खतरे में आ सकता है अगर ये डेट डिफॉल्ट हो जाता है। और इस सब के होने के बावजूद वो दुनिया भर में अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं, दुनिया भर में यूएसएसआर वाली सिचुएशन में ना पहुंचा है ट्रंप के रिजीम में अमेरिका। बिल्कुल बिल्कुल पहुंच सकता है। आपने बहुत पते की बात करी है विवेक। मैं इस पर वापस आऊंगा सर आपके पास, मैं विवेक जी की राय ले लूं और सिद्धार्थ दवे सर की राय ले लूं कि भाई ये शटडाउन वाला मामला कितना इंपैक्ट कर रहा है यूएस के मार्केट को, यूएस के लोगों को, और ये डोनाल्ड ट्रंप को कितना नुकसान पहुंचाएगा। विवेक भाई क्या लगता है आपको? देखिए विवेक जी नमस्कार। देखिए कि ये तो बहुत बिल्कुल सही बात है कि जो डेट टू जीडीपी जो डेट रेशियो है वो बहुत ज्यादा है और अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि आपके जो जीडीपी की साइज है उससे बहुत ज्यादा आपके ऊपर जो है एक्सटर्नल डेट है। तो एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको कि अमेरिका वाले सोच रहे हैं और खासकर के डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से और दिख रहा है कितना हताश है। देखिए यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच की पॉलिटिक्स है, उनके बीच की अपनी खींचतान है, और डोनाल्ड ट्रंप का जो आइडियल रूप है इसके पीछे कहीं ना कहीं ये एक फैक्टर है जो कि काम कर रहा है। और हम सब जानते हैं कि उनकी नीतियां जो है वो ठीक है, वो बनाना चाहते हैं अमेरिका ग्रेट अगेन, पर उनकी जो नीतियां है उससे उनके अपने भी उनसे दूर हो रहे हैं। तो उनका जो आइडियल पन है, और खास करके आप जो साथ में जो पॉलिटिकल लोग उनको साथ में आप नहीं चलोगे। और देखिए मेडिकल जो एक्सपेंडिचर है बहुत बड़ा मुद्दा है अमेरिका में। अगर डेमोक्रेट्स ने मेडिकल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की बात किया था तो आपको मान लेना चाहिए था, और अगर आप नहीं माने तो उसका आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। देखिए 60 वोट्स आपको मिलने चाहिए थे, जो कि 60 वोट्स आपको मिले नहीं और मिल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जो आइडियल ग्रुप है आप जो समझौता करना चाहते नहीं है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं। अगर पैसा है नहीं तो वहां के लगभग 20-22 लाख जो कर्मचारी हैं जो कि नॉन एजेंशियल कैटेगरीज में आते हैं, उनके ऊपर जो है तलवार की धार लटकी हुई है। अब यहाँ पे देखिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स है, एयर ट्रैफिक है, मेडिकल के, ये सब जो है जो चीजें हैं जो कि नॉन एजेंशियल कमर जो है जो हमें आते हैं उनके ऊपर जाहिर सी बात है असर पड़ेगा। और रही बात यूएसए की बात है ना, यहाँ पे यूएसए में शटडाउन होना कोई नई बात नहीं है। इसके पहले दर्जनों बार शटडाउन हुआ है। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक है, 2018 में जो हुआ तो 35 जो है दिन का सबसे लंबा जो है शटडाउन था, और लगभग 11 बिलियन डॉलर जो है यूएसए का जो है नुकसान हुआ था। तो अगर ये भी 1, 2, 3, 4 वीक चलता है तो जाहिर सी बात है 0.1% से जो है पर वीक ज्यादा जो है अमेरिकन जो जीडीपी है वो कम हो सकती है, और कई बिलियन डॉलर का नुकसान जो है अमेरिका को हो सकता है। रही बात जो होती है अब यहाँ पे होना क्या है, अब यहाँ पे यही होना है कि देखिए अगर आपने डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देखा होगा, उन्होंने सीधे धमकी दिया है कि अगर जो हम देखिए इसमें तो रास्ता होता है कि या तो जो वर्कर है वो विदाउट पे काम करे, और दूसरे होते हैं उनको आप लॉन्ग जो है लीव पर भेज दें। अब शट डाउन में अगर जो आपके राष्ट्रपति है उनका रुख ये है कि अगर जो लोग यहाँ पे जाएंगे उनको हम परमानेंटली उनकी छुट्टी कर देंगे। इस तरीके का अगर आपका आइडिया रुख होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे मतभेद। डोनाल्ड ट्रंप का नाम डोनाल्ड बुली ट्रंप रख देना चाहिए। वो कर्मचारियों को भी धमकाते हैं, वो टैरिफ पर भी धमकाते हैं, दुनिया भर को भी धमकाते हैं। और मागा का नाम एमटीआरए रख देना चाहिए, एमएजीए से हटाकर एमटीआरए, मेक ट्रंप रिच अगेन। अभी उन्होंने कोई गूगल से डील किया, कोई केस 2021 का हटवाया, उसमें कई बिलियन डॉलर्स लिए हैं और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट किया है। अब बताइए कौन सी देश का राष्ट्रपति होगा जो अपने देश में किसी बिजनेसमैन से या किसी औद्योगिक घराने से या किसी इंडस्ट्री से आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करके बिलियंस ऑफ बिलियन डॉलर्स लेता होगा। जी बिल्कुल विवेक जी, मैं कौन से देश का राष्ट्रपति होगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट को टेबल पर बिठा के बोलता होगा कि भाई हाँ आप कितना दे रहे हैं, आप कितना पैसा डाल रहे हैं। विवेक जी ऐसा देश का कोई राष्ट्रपति कोई देश का नहीं है जो कि कहता हो कि हमको आप नोबेल प्राइज दे दे। ऐसी भीख नहीं मांगता और भीख मांगने से मिलता भी नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ इंडिया के परिप्रेक्ष्य में भी इसका जो है नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। हमारा जो एक्सपोर्ट क्लियरेंस है उसमें जो है देरी हो सकती है, स्टूडेंट्स का जो एप्लीकेशन है उनका वीजा है उसमें जो देरी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे जो कर्मचारी हैं वो अनुपस्थित रहेंगे, वो काम पे नहीं आएंगे या उनको निकाला जाएगा। तो जाहिर सी बात है इसका असर थोड़ा भारत पर भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन हमें एक बात को लेकर आश्वस्त होना चाहिए कि हमारे पास 140 करोड़ लोगों का मार्केट मौजूद है। हम उस
चीज को बेशक थोड़े कम दाम में, लेकिन यहां भी खपत करा सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है आज की तारीख में इंडिया में और इंडियन इकोनॉमी में। मैं इसे समझूंगा शरद जी से, लेकिन अब मैं दवे साहब का रिएक्शन चाहूंगा इस पर, अमेरिका शटडाउन पर। क्या ये डोनाल्ड ट्रंप की गलती है? मैंने कहा कि 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में ही शटडाउन हुआ था और फिर से 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में शटडाउन हुआ है। और इस पर भी अमेरिका में जो है वो त्योहारी फेस्टिव सीजन की शुरुआत होने वाली है। विंटर इज कमिंग जिसे कहा जाता है, बड़ा फेमस टर्म है। जी नमस्कार विवेक जी, आपके सभी दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम। देखिए, मोटे तौर पे काफी डिटेल में बाकी सब जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने इसके बारे में बताया है। उसको कैसे वहां पे, जैसे हमारे भारत देश में बजट पास होता है और 1 अप्रैल से हम कहते हैं, वहां पे 1 अक्टूबर से होता है, वो सारी डिटेल्स बता दी हैं। किंतु एक जो उसका मैक्रो इम्पैक्ट है उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपके दर्शकों को बताना जी चाहूंगा। प्लीज, थैंक यू। देखिए, हेलो, हाँ जी प्लीज बोलिए ना। जी जी जी। अमेरिकन सोसाइटी जो है उसमें हाउस होल्ड सेविंग जो होती है वो बहुत कम होती है। वहां पे एवरेज सेविंग रेट जो है ये 3 to 4% है। और जो फैमिलीज होती हैं दे आर हेविली डिपेंडेंट ऑन क्रेडिट कार्ड्स, वो मॉर्गेज, ऑटो लोन, स्टूडेंट लोन वगैरह सब लोन्स पे चलता है। अब शटडाउन का मतलब क्या है? शटडाउन का मतलब है कि डिलेड सैलरी या फिर सैलरी ना मिलना या फिर फर्लो होना। तो इससे सबसे जो इमीडिएट क्राइसिस जो है वो लिक्विडिटी क्राइसिस आने वाले टाइम में आएगा। जो रेंट है, ईएमआईज हैं, यूटिलिटी पेज हैं, ये सब नहीं कर पाएंगे वहां पे लोग। और इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ये होगा कि जो फैमिलीज हैं, भारत के कंपैरिजन में देखिए अलग सोसाइटी है, वो हैंड टू माउथ, आज कमाए 10 रुपए और 10 रुपए खर्च कर दिए, वो हिसाब है वहां पे। क्रेडिट कार्ड्स पे सब चलते हैं। फैमिलीज के डिफॉल्ट करना लगती है और इससे बैंकिंग सिस्टम पे ज्यादा स्ट्रेस आता है। और जो इकोनॉमी है यूएस की वो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी है और उससे जो इमीडिएट हिट है, अब देखिए जो 65 to 70% हिस्सा है यूएस जीडीपी का कंजम्पशन पे आधारित है। और अगर सैलरी और पेमेंट अगर रुक जाते हैं या डिले से होते हैं तो हाउस होल्ड जो उनके जो दैनिक कंजम्पशन है उससे वो इफेक्ट होता है और उससे डायरेक्टली उसकी जो जीडीपी है देश की, ये वो ट्रंप वो शख्स है जिसने भारत को डेड इकोनॉमी कहा। और देखिए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूं कि जब 2013 का शटडाउन हुआ था तो यूएस की जो जीडीपी ग्रोथ है वो 0.1 to 0.2% जो है वो हर महीने सिर्फ एक ही महीने में वो रुक गई थी, गिर गई थी। कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो एरोगेंस है ये कहीं ना कहीं पे उन्हीं को जो है ट्रंप को और ट्रंप की वजह से पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इफेक्ट हो रहा है। और एक बहुत मेजर बात जो आती है वो है कॉन्फिडेंस और क्रेडिट साइकिल डैमेज की। पूरा जो मार्केट है ये चलता है कॉन्फिडेंस, मार्केट कॉन्फिडेंस पे और क्रेडिट साइकिल पे। इससे पूरा जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है वो पूरा गिर जाता है। और जो इसका एक सीसीआई, जो अर्थशास्त्री हैं हमारे साथ बंसल जी, वो इसको डिटेल में बता पाएंगे कि किस तरह से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स जो है वो गिरता है और जो बैंक्स और जो लेंडर्स हैं वो और कॉशियस हो जाते हैं। पूरा जो क्रेडिट अमेरिका का बेड़ा गर्क कर देंगे अगर ये 4 साल रह गए तो, कहने का मतलब यही है। नहीं, एक तो भविष्यवाणी एक यूट्यूबर हैं जो प्रेडिक्शन करती है बेस्ड ऑन प्लैनेटरी मूवमेंट्स। उन्होंने तो कहा है कि ये लास्ट प्रेसिडेंट होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। लास्ट इसलिए होंगे क्योंकि इसके बाद वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं रहेगा, कुछ स्टेट्स जो हैं इससे डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। तो उन्होंने प्लैनेटरी प्रेडिक्शन किया है, लेकिन हम जो हैं इसकी वास्तविकता में होता हुआ देख पा रहे हैं। और आने वाले समय में ये जो ट्रंप है वो सुबह उठ के, क्या हम सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि क्या ट्रंप ने आज डिसीजन लिया होगा ऐसा कि जो कुछ बहुत ही ज्यादा वेग सा, बहुत ही ज्यादा जो सबको विस्मित कर दे वैसा कुछ डिसीजन आज हमें सुनने मिलेगा। इन लेमैन लैंग्वेज बहुत मसाला मिलने वाला, बहुत मसालेदार, कुछ मसाला, कुछ अटपटा सा ही, कुछ अटपटा सा ही। आज कुछ नहीं, आज जो है वो हॉलीवुड की फिल्मों पर टैरिफ लगा देते हैं। हॉलीवुड, हाँ, वही बताने जा रहा था कि बॉलीवुड की फिल्मों पर टैरिफ लगा देते हैं। अच्छा, आज थोड़ा दिन ठीक नहीं चल रहा है, आज चलिए अफगानिस्तान की फिल्मों पर टैरिफ लगाते हैं। अरे मजाक चल रहा है क्या? चलिए आज मूड किया, चलो आज बागरान एयरपोर्ट जो है उसको मैं क्लेम करता हूँ कि वो मुझे वापस बागराम दे दो। बिल्कुल, बगराम एयरपोर्ट दे दो। कुछ भी रात तक उनके दिमाग में कुछ भी नया आ जाता है विवेक जी। तो ये अनिश्चितताओं का दौर है, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन से विश्व गुजर रहा है। और ये विश्व के लिए और खास तौर से यूएस के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है। जी, कोहली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं पूर्णिमा जी आपके पास आ रहा हूं। कोहली साहब, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि रात को जो वो सोते हैं और सुबह उठते हैं या सोने से पहले जो ये एक सरप्राइज खड़ा होता है,
दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री का और सबसे ताकतवर कंट्री का जब राष्ट्रीय अध्यक्ष इस प्रकार से सोचे तो पूरी दुनिया में उथल पुथल मच जाती है। हमें ये जिन्होंने भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा, वो भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं है विवेक, वो डैड इकोनॉमी है। DAD नहीं है, DAD है। अर्थव्यवस्थाओं का बाप है। 7 अपनी अपनी देश में रिलीज होने वाली फिल्मों को, जैसे आपने कहा, उन्होंने इस पर 100% टैरिफ लगा दिया। आधे से ज्यादा अमेरिकन जो है वो विदेशी फिल्में देखते हैं। हॉलीवुड की फिल्में तो अब उतनी चल भी नहीं रही हैं, और चल क्या उतनी बन भी नहीं रही है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसे कदम उठा रहे हैं। और आपको मैं अमेरिकी अर्थव्यवस्था का बहुत संक्षेप में बता दूं, वहां पर छोटे बिजनेसेस बंद हो रहे हैं, नया निवेश आ नहीं रहा है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है। कोई भी ऐसा आर्थिक पैमाना नहीं है विवेक जो वो मेक टोपी पहन के घूमते हैं ना, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की, मेक मागा नहीं, ये मारा होने वाला है। मेक अमेरिका रिसेशनरी अगेन होने वाला है विवेक, मैं इंटरसेप्ट करके कहना चाहता था। बिल्कुल। और रात सोते सुबह उठते कहते हैं दवाई पर टैरिफ लगा दो। अरे भाई, जो 10 रुपए की दवाई खरीद रहा है, मुश्किल से 20 रुपए कमा पा रहा है, 10 रुपए की रोटी लेके 10 रुपए की दवाई खा रहा है, इन टर्म ऑफ US सिटीजन, चलिए वो $20 कमा रहा है, $10 की दवाई ले रहा है, फिर वो $20 दवाई के लिए देगा 100% टैरिफ पे, फिर वो रोटी कहां से खाएगा? वो आपको 20 का $20 दे दे, फिर कहते हैं भाई टैरिफ, आई लव टैरिफ, मुझे हर रोज 30 बिलियन का फायदा हो रहा है। अरे 30 बिलियन वो उन्हीं अमेरिकियों के पैसे हैं जिनको टैरिफ के नाम पर आपने चूस लिया है, या फिर आपने छीन लिया, उनकी जेब से निकाल लिया। कल सुबह हैरान मत होइएगा अगर 100% टैरिफ लग जाए अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेते हैं तो। अब अगला बस यही बचा है। इसी पे मैं तो, मेरे मुंह से कई दफे डोनाल्ड थ्रेट निकल जाता है। आज तो मैं किसी चैनल पे डोनाल्ड टैरिफ बोल गया गलती से, इतना टैरिफ हो गया, मैं उनका सरनेम की जगह डोनाल्ड टैरिफ कह गया गलती से। मुझे लग रहा है कि ट्रंप साहब को जल्द समझ जाना चाहिए। वो एक बिजनेसमैन है, एक रियल्टर है, उन्हें हो सकता है होटल्स, गोल्फ कोर्सेज और बिल्डिंग बनानी आती हो, पर दुनिया की अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था इस तरीके से नहीं। साहब, बिजनेस में भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, वो भी मैं देख रहा था। किसी और दिन इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि एक बड़े बिजनेसमैन है, लेकिन बहुत कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर उनको नहीं आंका जाता है इन टर्म ऑफ बिजनेस। इस पर कभी और बात कर लेंगे, लेकिन पूर्णिमा जी कुछ कहना चाह रही बहुत देर से। पूर्णिमा जी, आखिर क्या वजह है कि ट्रंप अमेरिका के एक ऐसे नेता बन चुके हैं जो बहुत अनप्रोटेक्टेड हैं और जो बहुत ज्यादा अब रिस्क फैक्टर बनते जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के लिए हो, चाहे वो दुनिया के लिए हो? और सबसे लेटेस्ट मामला तो यही है US शटडाउन का। एक दो पॉइंट मैं बोलना चाहूंगी। आपको पता है 1990 से जो शटडाउन हुआ है इन अमेरिकन पॉलिटिक्स, इट वाज ऑल इंसाइटेड, एक्चुअली इनिशिएटेड एंड ड्रिवन बाय रिपब्लिकन पार्टी। ये आंकड़ा मैं खुद निकल के एक स्लाइड बना के पोस्ट किया है। कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। जो आज रिपब्लिकन पार्टी कह रहे हैं कि डेमोक्रेट का शटडाउन है, ये 1990 से कितना शटडाउन करवाया, मेजर्स प्रोलॉन्ग्ड जो था और जो हाई स्टेक्स वाला था वो रिपब्लिकन पार्टी द्वारा ही ड्रिवन था। दैट इज वन पॉइंट। सेकंड पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सिंपल सी एग्जांपल है। आपने तारीफ लगा दिया, आपने यहाँ की इंडस्ट्री आपने रेक कर दिया। सिर्फ यहाँ की इंडस्ट्री नहीं, बाहर की भी इंडस्ट्री खराब कर दिया। अब यहाँ पे फार्मर्स की बात करते हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रम्प बात करते कि हम फार्मर्स को हेल्प करेंगे। यहाँ पे सोयाबीन है, कॉर्न है एंड एक्सेट्रा लाइक दैट। सोयाबीन की बात कर ले, यहाँ पे जो सोयाबीन है वो इतना तारीफ लगा दिया। चाइना अभी सोयाबीन अमेरिका से खरीद नहीं रहा है, ठीक है। चाइना ने क्या किया, अर्जेंटीना से सोयाबीन खरीदने लग गया। दैट्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू ऑब्वियसली, ठीक है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी क्या कर रहे हैं? जॉन थूने का इंटरव्यू देख लीजिए फॉक्स किसी चैनल में। वो लिटरली कह रहे हैं कि हमें इनको बेल आउट करना है। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। हमारी प्रेसिडेंट सीट में जाके तारीफ लगा के एक इंडस्ट्री को अब ठप कर दिया। अब हमें बोल रहे हो कि हमें उनको बेल आउट करना है। बेल आउट का पैसा कहाँ से आएगा? आपके पॉकेट से आएंगे? प्रेसिडेंट ट्रंप देंगे? जॉन थूने देंगे? नहीं, वो टैक्स पेयर मनी से आएंगे। वेरी नाइस। आपने टैक्स पेयर मनी से उस इंडस्ट्री को और उस फार्मर्स को बचाने के लिए मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर वहां से देंगे। तो आप तो पहले कह रहे थे कि यहाँ की इंडस्ट्री सही करेंगे, आप तो कह रहे थे कि हमारे लाइफ
अच्छा करेंगे, हमारे जो ग्रोसरी प्राइस है, गैस प्राइस है, एनर्जी प्राइस है, वो नीचे जाएंगे। नथिंग रियली हैपेंड, वॉर डिडंट स्टॉप। ओके, आप यहाँ पे अभी ट्रेजरी से पैसा लेके एक इंडस्ट्री को सब प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। आप आगे बढ़ते, आप मुझे बताइए, जब पैसा जब ट्रेजरी से जाएगा, कहाँ जाएगा? बड़े बड़े सबसे बड़े फार्मर्स, जो जब जब लैंड ओनर सबसे बड़े, उनको फायदा होगा। छोटे छोटे बिजनेस जो है वो क्लोज होगा। अब मुझे कोई भी सेन पर्सन जो है इसको एनालाइज कर रहे हैं, मुझे बताइए हो क्या रहा है यहाँ पे। बेसिकली आई विल बी सुपर ब्लंट इन दिस केस सर, इट इज ए कंसोलिडेशन ऑफ पावर। यहाँ पे मुझे जैसे दिख रहा है, छोटे बिजनेसेस सब चला जाएगा, बड़े बिजनेसेस को सब, whether it's लैंड, whether बिजनेस रिसोर्सेस, सब पूर्णिमा आ जी जाएंगे। इतना तो दो तीन लोग हमें रूल करेंगे विथ प्रेसिडेंट ट्रम्प एंड हिज बिजनेस क्रोनीज। पूर्णिमा जी दिस इज इतना नॉट सवाल व्हाट मत इज उठाइए, फॉर। इतना सवाल मत उठाइए। कल पता चले आपके पीछे पड़ जाएं, कल पता चले आपके पीछे पड़े ना पड़े, आप तो पावरफुल हैं वहां पर, आप लीडर हैं वहां पर। हो सकता है कल को H1B वीजा के पीछे पड़ जाएं, बोले ये इंडियंस हैं भैया, इनको यहां से हटाओ। वो कह रहे हैं ट्रम्प का अगला टारगेट H1B वीजा ही है। Sir, they are already जो targeting me. They're अच्छा, already saying I'm not American, I'm Indian, go back to home. Doesn't matter what policy I speak about, go back to India. You are filthy, you smelly, you're a cow worshipper, you're a cow urine drinker. ये तो चल ही रहा है, ये हमें फाइट करना पड़ेगा। एज ए हिंदू आई हैव टू फाइट दिस। दिस इज अ लाइफ, द फाइट ऑफ अ लाइफ टाइम सर। यहाँ पे सब हिंदूज के ऊपर अटैक तो होने ही वाला है एट द एंड ऑफ द डे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बट इसका मतलब नहीं कि हम लोग ऐसे चुप करके बैठ के उनका स्लेव बन जाए फिर से, और बोलेंगे हम यहाँ पे है, क्रिश्चियन कंट्री में है, हम कुछ बोल भी ना पाए। वो लगातार कॉन्स्टेंटली झूठ बोलते रहे, हम कुछ भी ना बोले। दिस इज नॉट फेयर सर, एंड आई फॉट फॉर फेयरनेस एंड जस्टिस। मैं पॉलिटिक्स में इसीलिए आई हूँ, तो इसका मतलब नहीं है मैं कि चुप बैठने वाली हूँ। लेकिन जो आप भी तो हो रहा है, देखा जाएगा। आपकी भूमिका तो ट्रम्प को जिताने में रही है। माफ कीजिएगा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तब तक तो सही कह रहा था। जब मुझे लगा कि गलत डायरेक्शन में जा रहे, तब बोलेंगे। इसका मतलब थोड़ी है कि मेरा पहला एक्शन और माय सपोर्ट फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प वाज एवर रॉन्ग। नो, ही वाज सेड द राइट थिंग, ही इवन कैंपेन्ड फॉर द राइट थिंग। लेकिन आप मुझे बताइए, पहले दिन से आप इलीगल के पीछे लगने के लिए बात कर रहे हो, अब H1B के पीछे लग गए। H1B तो लीगल है ना, अब इसको फ्रॉड क्यों बोल रहे हो? इसका मतलब क्या है? फ्रॉड, लिटरली एवरीबडी, ये तो मुझे एक बड़ी पुरानी फ्रॉड। एक कहानी याद आ गई पूर्णिमा जी। मैं अपने दर्शकों के साथ भी साझा करूं और बाकी लोगों के साथ भी साझा करूं। जो बात पूर्णिमा जी कह रही हैं कि तब वो सही थे, आज वो जो है वो उन्हीं लोगों के पीछे पड़ गए जिन लोगों ने उनको तैयार किया, बनाया, सपोर्ट किया। तो एक राक्षस था, उसने महादेव की बहुत घोर तपस्या की। हालांकि इसका डोनाल्ड ट्रंप से कोई लेना देना नहीं, डिस्क्लेमर मैं पहले लगा दूं, बाद में पता चले मुझे भी कोई नोटिस वोटिस भेजने, तो मैं पहले कह दे रहा हूं इसका कोई लेना देना नहीं। कहानी एक संदर्भ में सुना रहा हूं कि एक राक्षस था जिसने महादेव देवाधिदेव की बहुत घोर तपस्या की, और ऐसी तपस्या की कि महादेव भी प्रसन्न हो गए। महादेव ने पूछा कि भाई बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए। उन्हें वो देखा, राक्षस ने कहा मुझे अमरता का वर चाहिए। बोले अमरता का वर तो नहीं दे सकता, तुम्हें अमर नहीं कर सकता मैं, इसको तो विधि का विधान ही नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे ऐसा वर दीजिए कि मुझे सामने कोई टिक ही ना पाए, मेरे पास ऐसा वरदान दे दीजिए मैं किसी के सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। अब जिन लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को बनाया, अब वो उनके पीछे पड़े उनको भस्म करने के लिए, इसी ताकत के साथ। वो अमेरिका में सबसे पावरफुल लीडर है, वर्ल्ड के सबसे पावरफुल लीडर है, और अमेरिका में शटडाउन कराकर बैठे हैं कोहली साहब। कौन सा ऐसा लीडर होगा जो अमेरिका में शटडाउन कराकर या अपने देश में शटडाउन कराकर बैठ जाएगा और कहेगा $31 बिलियन की रोज कमाई हो रही है मुझे टैरिफ से। ये देखिए आंकड़े। 2021 के एक सोशल मीडिया केस को आउट ऑफ द कोर्ट सेटल करते हैं कितने $बिलियन में, जो पैसा उनके पास जाता है। देखिए, खाली विवेक ये जिद है, हम सब जानते हैं उनकी जिद है, इसके पीछे ईगो है। जो व्यक्ति आई लव पाकिस्तान कह सकता है, पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बनवा सकता है, आसिफ मुनीर और शाहबाज शरीफ को वहां पर व्हाइट हाउस में बुला के अपने परिवार के, उनके बेटे, उनके दामाद साहब, जो भी उनके रिश्तेदार हैं, आपको पता होगा वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस नाम से एक कंपनी बनी है, उस कंपनी में उनको फायदा हुआ है सीधा। राष्ट्रपति का पद में रहते हुए और फोटो खिंचवाते हुए ऐसे शख्स के साथ जिनके यहां उसामा बिन लादेन कहां शरण में था,
ये सब जानते हैं। वहीं से जाके उन्होंने उसको पकड़ा था, 9/11 का जिम्मेवार था। उसी देश के राष्ट्रपति को, उसी देश के प्रधानमंत्री को अपने यहां बुला के उनको बिरयानी खिलाना, केवल इसलिए कि उनका क्रिप्टो का बिजनेस यहां पर चलता रहे। मुझे लगता है ये जो बिजनेसमैन वाला माइंडसेट है, जब आप एक गद्दी संभालते हैं तो आपको बिजनेसमैन वाला माइंडसेट एथिकली छोड़ देना चाहिए। कम से कम दिखना तो नहीं चाहिए, आप अंदर से अगर करते भी हैं तो ऊपर से दिखाई नहीं देना चाहिए। मुझे लग रहा है सारी दुनिया में उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को दरकिनार कर दिया है, उन्होंने क्लाइमेट अकॉर्ड से अलग हो गए हैं। और विवेक, एक जरूरी बात आपको मैं बताऊं, भारत के संदर्भ में जब जब उन्होंने भारत की तारीफ करी है, जब जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मेरे मित्र हैं, जब जब उन्होंने कहा कि इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, जब जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप नोट करिएगा उसके बाद कोई ना कोई ऐसी घोषणा आई है जो भारत के खिलाफ गई। चाबहार पोर्ट किया, पहले 25% टैरिफ लगाया, फिर 25% लगाया, चाबहार पोर्ट की सैंक्शंस डाली, H1B वीजा को टारगेट कर लिया, फार्मा को टारगेट कर लिया, ये जानते हुए कि भारत से गई हुई ड्रग्स उनके मेडिकेयर और मेडी-8 प्रोग्राम में इस्तेमाल की जाती है। और मैं आपको सच बात बताऊं, इस पे सारे शटडाउन के पीछे जो झगड़ा है, जैसा मैंने कहा कि मेनली हेल्थ रिलेटेड फंडिंग है। और इस हेल्थ रिलेटेड फंडिंग में आपको पता होगा अमेरिका में हेल्थ केयर ज्यादातर फ्री होता है, दवाइयां भी मिलती हैं, और उसमें से 40% जेनरिक ड्रग्स भारत से आते हैं। मुझे लगता है उनके हर निर्णय के पीछे, और वो ये भारत कहीं भारत का ख्याल है, ये जानते हुए कि आज मैं अगर भारतीयों को अमेरिका से निकाल लूं, पूर्णिमा जी मेरी बात से सहमत होंगी, अगर आज भारतीयों को अमेरिका से निकाल लिया जाए, मेरा मतलब है भारतीय मूल के लोगों को, अमेरिका वैसे भी शट डाउन हो जाएगा, वहां की टेक्नोलॉजी काम करनी बंद कर देगी, वहां का हेल्थ केयर सिस्टम काम करना बंद करेगा। इसके बावजूद वो भारत के ऊपर एक के बाद एक हमला कर रहे हैं आर्थिक तौर पर, और भारत ने अपनी खिड़की खुली रखी हुई है। भारत ने कोई भी इस प्रकार की हरकत नहीं करी है जो कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाए। मुझे लगता है, और भारतीय विदेश मंत्री वहां मिलने, भारत के कॉमर्स मिनिस्टर वहां गए हैं, उनके यहां से ब्रेंडन लिंच आ रहे हैं, पर कोई नतीजा नहीं निकल के आ रहा है, जानते हुए कि भारत एक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। आप अपना यहां पर कॉर्न और सोयाबीन यहां बेचना चाहते हैं, हमारे यहां किसानों का क्या होगा? आप नॉन वेजिटेरियन चारा हमारी गाय को खिलाना चाहते हैं, ये भारत में एथिकली अलाउड नहीं है। वो ऐसी चीजें चाह रहे हैं जो भारत स्वीकार नहीं कर सकता। अरे बाकी के देशों ने भी तो स्वीकार किया है, इंग्लैंड ने स्वीकार किया, ऑस्ट्रेलिया ने स्वीकार किया, यूएई ने स्वीकार किया। अमेरिका को स्वीकार करने में सिर्फ और सिर्फ विवेक, इसके पीछे जिद है, इसके पीछे ईगो है, इसके पीछे बुलिंग की एक आदत है जो उनके साथ चिपकी हुई है। विवेक सर, भारत का छोड़ दें, भारत अमेरिका से भी सदियों पुराना देश रहा है, भारत तो फिर भी अपना कर लेगा, अमेरिका का क्या होगा? बड़ा सवाल तो ये है, बाल्कनाइजेशन की तरफ खुद अमेरिका जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले दवे साहब भी कोई प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से कोई प्रेडिक्शन भी बता रहे थे, कुछ कहना चाह रहे कोहली साहब, उसके बाद में दवे साहब आपके पास आ रहा हूं। जी कोहली साहब। एक होता है अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना विवेक, हाँ। एक होता है पैर ही कुल्हाड़ी पर देके मार देना। ये बिल्कुल उसका जीता जागता एक एग्जाम्पल दिख रहा है जो वो हरकतें कर रहे हैं। मैं आपको लिख के देता हूं, इंडिया डेली लाइव पे जो दर्शक हमें सुन रहे हैं विवेक, आप मेरी बात नोट करके रखिए। आज से 3 महीने बाद आप फिर एक बार मुझे किसी शो में बुलाइएगा और मैं आपको अमेरिकी अर्थव्यवस्था की हालत बताऊंगा, क्योंकि जो टैरिफ लगा सामान विवेक अब अमेरिका में लैंड कर रहा है, वो टैरिफ अमेरिका की जनता, अंग्रेजी में बोलते हैं पेइंग थ्रू द नोज, बहुत मुश्किल से वो सामान को खरीद पा रहे हैं, और धीरे धीरे ये आपको महंगाई बढ़ती दिखेगी। अमेरिका को ये स्टैगफ्लेशन एक होता है अर्थशास्त्र में, ये स्टैगफ्लेशन पे ले जाएगी, मतलब जहां महंगाई बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था नीचे जाती है, वो हालत सिर्फ 3 महीने, मैं कोई बहुत लंबी बात नहीं कर रहा हूं, आप मेरे से आज से 3 महीने बाद इसको मागा सपोर्टर तो बहुत अच्छा बता रहे हैं, कह रहे हैं जो वहां पर राइट विंग लोग हैं वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा हो रहा है अमेरिका के लिए। दवे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं विवेक भाई आपके पास। दवे साहब। जी विवेक जी, मैं ये बता रहा था, ये जो क्रेडिट ड्रिवन लाइफस्टाइल है अमेरिका की, ये एक उनकी स्ट्रक्चरल वीकनेस है और शटडाउन के इम्पैक्ट को ये एम्पलीफाई कर देती है। देखिए, भारत में जो परिवार हैं, भारत की जो फैमिली सिस्टम है, ये सेविंग्स पे इनका रहता है, सेविंग्स इनकी रहती है। तो अमेरिका में सेफ्टी नेट क्या है? और जो अपने आप को एक सुपर स्टेबल सुपर पावर होने का दावा करता है, और जब दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी खुद को बंद कर लेती है, तो उसकी जो ग्लोबल क्रेडिबिलिटी है उस पर क्या इम्पैक्ट रहता है? मैं विवेक जी, अगर आपकी इजाजत हो तो पूर्णिमा दी मेरी अच्छी फेसबुक फ्रेंड भी हैं, उनसे एक मैं सवाल चला करना चाह रहा था कि ये जो शटडाउन है उसके दौरान जो ऑर्डिनरी फेडरल वर्कर्स हैं
उनकी तो सैलरी रोक दी जाती है, लेकिन जो कांग्रेसमैन है, सेनेटर्स हैं, उनको पेमेंट मिलती रहती है। क्या ये डेमोक्रेसी में एक मॉरल हिपोक्रेसी नहीं है? तो ये चीज पूर्णिमा दी है, और वी आर फ्रेंड्स ऑन फेसबुक। मुझे कहीं ना कहीं पे ये डेमोक्रेसी में इनकी मॉरल हिपोक्रेसी भी दिखती है कि आपने जो उनके ऑर्डिनरी जो आम फेडरल वर्कर्स हैं उनकी सैलरी रोक ली है, लेकिन मैं पढ़ रहा था कि जो कांग्रेसमैन है, सेनेटर्स हैं, उनको जो पेमेंट है वो मिलती रहती है। तो ये भी एक प्रश्नार्थ उठाती है उनकी मॉरल हिपोक्रेसी पे। और ये चीज मैं जानना चाह रहा था, अगर पूर्णिमा दी हैं तो आई लाइक टू गेट हर व्यूज ऑन दिस। ये ना ये तो हर जगह में दिखता है दावे जी। आप मुझे बताइए, जो कंट्री हमें सिखाया और सेकुलरिज्म सिखाया कि वो चर्च और स्टेट को सेपरेट करना है, वहां पे जाके आप सिर्फ क्रिश्चियन गॉड जीसस जीसस क्राइस्ट इज द किंग बोल रहे हो, तो हम कौन है? हम क्या स्लेव्स है आपकी? हम हमारा कोई मूल्य नहीं है, हम ह्यूमन नहीं है, हमारा कोई सोच नहीं है, हमारा कोई फीलिंग्स नहीं है, हमारा कोई राइट्स नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है। हम कौन है? तो आप हिपोक्रेसी की जो बात कर रहे हो ना, हर जगह दिखता है। इट्स नॉट जस्ट इन द स्टेट, बट इट शोज अप एवरीवेयर टुडे। आप मुझे बताइए, रिपब्लिकन पार्टी की मेंबर हूँ, मैं रिपब्लिकन पार्टी को सपोर्ट किया है, और प्रेसिडेंट ट्रम्प की वजह से मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था पॉलिटिक्स की, ना मुझे कम्युनिज्म क्या था, ना राइट विंग कंजर्वेटिज्म क्या था, मुझे कुछ नहीं पता था। मैं तो आई लिटरली डिस्कवर्ड माई सेल्फ व्हाट आई अलाइन विथ, एंड ऑब्वियसली द फेथ दैट दे टॉक अबाउट, अबॉर्शन कहिए और कुछ कुछ अदर इश्यूज आप ले लीजिए, जो उनका एजेंडा होती है वो रिलीजियस ड्रिवन होती है। मैं तो तब बैठ के सोचने लगी लगी थी कि एज ए हिंदू व्हाट आई बिलीव, एज ए हिंदू व्हाट शुड बी माई पॉलिसी, व्हाट शुड बी माई स्टैंड। वो लोग आके कहते कि प्रो लाइफ जो है वो लिटरली कहते कि देयर शुड बी नो अबॉर्शन इवन फॉर ए लेकिन केस ये ऑफ। मैं एक सवाल और जल्दी से पूर्णिमा जी आपसे पूछ लो, उसके बाद विवेक भाई काफी देर से वेट कर रहे हैं। ये शटडाउन कब तक चलेगा? कितने दिन का हो सकता है? यहाँ पे तो बोला नहीं है कब तक, लेकिन मुझे लगता है कि इट विल बी यूज्ड एज ए प्लेग्राउंड फॉर डोनाल्ड ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे बोलेंगे कि हम लिटरली कट कर देंगे सारे को, उसके बाद वो पुलिस हायर कर रहे हैं डीएचएस के, मैंने आपको बताया, और लिटरली आइस एजेंट, नहीं तो मास्क आइस एजेंट। जिम्मेदारी सरकार की नहीं होगी, डोनाल्ड ट्रम्प की नहीं होगी, वो उनसे नहीं ऑफकोर्स होगी। पूछेंगे। आप पुराना वीडियो में जाके देख लीजिए, वहां पे स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि कोई भी शटडाउन एट द एंड ऑफ द डे प्रेसिडेंट की, द बक स्टॉप्स विद द प्रेसिडेंट। कोई भी शटडाउन हो, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द प्रेसिडेंट। अभी सडनली वो शुमर शटडाउन बोल के उसको नेम किया है। मैं तो कहूंगी ये ट्रम्प शटडाउन है, नॉट ए शुमर शटडाउन। ये ऑपोजिशन ऑपोजिशन खेल रहे हैं। आपकी आपकी जिम्मेदारी है कि आप एक लीडर होके सबके साथ बात करे, निगोशिएट करे और शटडाउन बंद करवाए, लेकिन ही वाज नॉट एबल टू। और मे बी देर इज अनदर एजेंडा, क्योंकि ये कट करेंगे तभी तो वो पुलिस हायर करेंगे, पुलिस हायर करेंगे तो यहाँ पे पुलिस स्टेट होगी। अभी तो यहाँ पे लिटरली मिलिट्री भेज दिया है अमेरिकन सिटी को, अब बॉर्डर पेट्रोल एजेंसी को आप इंटरनली भेज रहे हो लोगों को किसे बचाने के लिए? मामला पेचीदा है ये। पुलिस का कुछ मामला लग रहा है, कुछ गंभीर सा कुछ चल रहा है इसके पीछे, कुछ सीरियस इशू है इसके पीछे, इसके बैकग्राउंड में, जो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम खेल रही है। विवेक भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद पर एक 30 सेकंड्स देंगे तो हाँ, मैं ठीक है। एक चीज ऐड करना चाहूंगी। बोलिए बोलिए प्लीज पूर्णिमा जी। हाँ, कर के बारे में आपने बताया था, कर की जो सिचुएशन है यहाँ पे चार्ली पेचीदा कर हो का। रहा है। आप अगर फॉलो करेंगे आपको पता चलेगा कि ये जो टाइलर रॉबिन्सन कहाँ से निकाल के आगे, नथिंग इज एडिंग अप सर, नथिंग इज एडिंग अप। दिस इज ऑल मेकिंग लुकिंग लाइक सम फॉल गाय को पकड़ के एफबीआई ने बोल दिया कि ही इज द वन, बट ही हैजंट कन्फेस्ड टू द सिचुएशन येट। नॉर ये अभी जो ड्रामा चल रहा है इसके अगेंस्ट, वी डोंट नो वेयर इट इज गोइंग, बट नथिंग इज adding up. There's so many questions around the situation of his killing is actually raising even more conspiracies. So this is, you should follow that. बिल्कुल चार्ली किर्क पर हमारी नजर है इस केस पर, और चूंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी थे और उनकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ रही थी, तो इसमें भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत सारे सामने आ रहे हैं। और हालांकि जैसे कि कह रही हैं कि जिसे गिरफ्तार किया गया वो असली कल्प्रिट नहीं है, असली आरोपी नहीं है। खैर इस मुद्दे पर कभी और बात करेंगे, लेकिन विवेक जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस पूरे मुद्दे पर। मैं वापस लौट रहा हूं पूर्णिमा जी आपके पास। विवेक भाई देखिए विवेक जी, मैं आपके जो मुद्दा है शटडाउन और यूएस इकोनॉमी में आता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा। देखिए इंटरनेशनल बिजनेस मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ,
तो भी टैरिफ की बात हो रही थी। देखिए रिसेंटली डेवलपमेंट कोई भारत की तरफ से नहीं हुआ है या अन्य देशों की तरफ से नहीं हुआ है। अगर आप टैरिफ लगाते हैं, जाहिर सी बात है आपके यहाँ पे इंपोर्ट कम होगा, लेकिन जो अगर इंपोर्ट होगा भी बहुत महंगा होगा, आपके देश के लिए ही फायदे नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, आपके देशवासियों को। लेकिन जहां तक यूएस की इकोनॉमी है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि किसी भी इकोनॉमिक एंगल से आप देखिए तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। अगर आपकी जीडीपी लगभग $30 ट्रिलियन की है, आपका जो डेट है वो $38 ट्रिलियन के ऊपर हो गया है, आपकी इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है? और डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने आप का विश्व में मजाक बनवा रहे हैं। अगर मजाक बनाना चाहते हैं उनको, वैसे मुझे लगता है मंशा है। और मैं खास करके उनकी पॉलिटिकल और इनको जो इकोनॉमिक जो नॉलेज है वो पता नहीं कहाँ से उनको लोग जो है सलाह दे रहे हैं, कैसे वो कर रहे हैं, ये तो थोड़ा डाउट होता है। लेकिन देखिए देश और बिजनेस जो है मूड के हिसाब से नहीं चलता है, वो वास्तविकता पर चलता है। देखिए मुझे लगता है कि मेक अमेरिका पुअर अगेन ये जो पॉलिसी है उस पे वो चल पड़े हैं। एक जो आपकी इकोनॉमी जो कंजम्पशन ड्राइवन इकोनॉमी है, आपको यहाँ पे लोगों को जॉब्स कम हो गई है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, न्यू जॉब्स क्रिएशन है नहीं, लोगों के पास जो है पैसा, जो जॉब कर भी रहे थे आप शट डाउन हो गया, उनके पास पैसा नहीं होगा तो खर्च नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमी कैसे चलेगी, कंजम्पशन कैसे होगा। तो जाहिर सी बात है ये सब बहुत प्रॉब्लम्स है जो कि व्यवस्था को घेरी हुई है। आपका सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके जो फ्रेंडली कंट्रीज थे उनसे आप रिश्ता खराब कर लिए हैं। आप टैरिफ पे टैरिफ पे टैरिफ पे टैरिफ जो है आप लगाते चले जा रहे हैं। चाइना आपके साथ नहीं है, इंडिया आपके साथ नहीं है, रशिया आपके साथ नहीं है, जापान आपके साथ नहीं है, कोई आपके साथ नहीं है। अगर रही बात जो है ब्रिक्स अगर कंट्रीज जो है अपने करेंसी लाने वाले 2-3 4 साल में, जाहिर सी बात है डॉलर और वीक हो जाएगा। तो आप कहाँ लेके देश को जा रहे हैं? आपके जीडीपी लगभग जो है 1% भी उसका ग्रोथ रेट नहीं है, और हो सकता है कि आने वाले समय में अगर ऐसी आपकी नीति रही तो माइनस में आपकी जीडीपी चली जाएगी। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो कैसे काम कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इस तरीके से मजाक अपना बनवाना मुझे लगता है कि एक जो सबसे बड़ा आर्थिक शक्ति का जो महाशक्ति देश है यूएसए के प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देता है। जिस तरीके से उनकी कार्य प्रणाली है, जिस तरीके के उनके डिसीजन है, जिस तरीके का उनका बात व्यवहार है, मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका को आगे ले जाना चाहते हैं। पता नहीं, हो सकता है किसी जन्म की दो चीजें हैं, या तो अमेरिकी लोगों के गुस्से का शिकार होंगे और ये मागा सपोर्टर्स वर्सेस वहां के जो दूसरे पक्ष के लोग हैं वो उग्र हो जाएंगे, वो परेशान हो जाएंगे। और खास करके शटडाउन के बाद अगर ये शटडाउन 30-35 दिन, 40 दिन, 50 दिन चल गया तो फिर तो लेने के देने पड़ सकते हैं। कोहली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं सिद्धार्थ भाई आपके पास। कोहली जी आपका माइक चेक कीजिएगा, शायद म्यूट रह गया। मैं इसका आर्थिक पक्ष विवेक और बताना चाह रहा था। ट्रंप साहब चाह रहे थे कि रातों रात फैक्ट्रियां यहां आ जाए। हम सब जानते हैं टैरिफ के पीछे जो मेन कारण था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मतलब कि सारी प्रोडक्शन यहां हो जाए। दवाई भी चाहते थे कि रातों रात कैंसर की दवाई जो है वहीं बनने लग जाए। बिल्कुल, जिस एरा को अमेरिका बहुत दशक पीछे छोड़ आया है। और हमने एक सर्वे किया, अमेरिका में 1 एकड़ जमीन जो है वो करीब 2 करोड़ रुपए की है। 1 घंटा काम करने का अमेरिका की जो स्किल्ड लेबर है $40 रहता है। अगर आप खाली आईफोन बनाने लग जाए तो $3,500 का वहां पर पड़ता है। अभी दवाइयों वगैरह की तो मैं बात ही नहीं करता, वहीं के बने हुए मैं आईफोन की पहले बात करता हूं। और एक जरूरी बात, आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में गोल्ड जो है बहुत तेजी से दौड़ रहा है। अगर मैं आपको यह कहूं कि ट्रंप साहब इसके लिए जिम्मेवार है, क्यों? आर्थिक अनिश्चितता वो तो है ही है, पर दुनिया भर के देशों ने अमेरिका की ट्रेजरी बॉन्ड्स में बहुत बड़ा निवेश किया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक में निवेश किया हुआ, क्योंकि सबसे बड़ी वो अर्थव्यवस्था है, तो वहां पर निवेश बहुत सेफ माना जाता था। आपको हैरानी होगी जान के कि दुनिया भर के देश, जिसमें यूरोप के भी कुछ देश हैं, उन्होंने वहां से पैसा निकालना शुरू कर दिया है। उनको अब नजर आ रहा है कि अमेरिका अब पैसा रखने के लिए, पैसा निवेश करने के लिए सेफ जगह नहीं है। यही एक कारण है, मुझे लग रहा है कि डॉलर की जो दादागिरी है, जो वो दादागिरी दिखाते हैं, जैसे ही ब्रिक्स करेंसी का नाम लिया गया था ब्रिक्स की एक पहली मीटिंग में, उन्होंने वो आग बबूला हो गए थे कि खबरदार अगर आपने निकाली तो मैं ये कर दूंगा और मैं वो कर दूंगा, जैसे कि वो धमकी देते हैं। मुझे लग रहा है कि डॉलर, जिसमें 90% दुनिया भर में ट्रेड होता है, अगर उनकी हरकतें यही रही तो ये डॉलर की दादागिरी जल्द खत्म होती दिखेगी। और अगर डॉलर की दादागिरी खत्म होती है विवेक, तो मैं समझता हूं अमेरिका के लिए, इंग्लिश में बोलते हैं दिस विल स्पेल अ डूम फॉर अमेरिका। अमेरिका के लिए बिल्कुल एक मंदी का ऐसा दौर आएगा जिसमें से अमेरिका कभी नहीं निकल पाएगा। मुझे बहुत ही हैरानी हो रही है कि उनको कौन उनकी आर्थिक नीतियों पे सलाह देता है, कहां से उनके पास ये आइडियाज आते हैं, कैसे उनको लगता है कि टैरिफ से अमेरिका ग्रेट हो जाएगा। अरे भाई, टैरिफ दे कौन रहा है? आपकी अपनी जनता ही तो पे कर रही है। आप देशों पे लगा रहे हैं, कंपनियों पे लगा रहे हैं,
पर पे कौन कर रहा है? आपके अपने ही लोग दे रहे हैं। आप अपने लोगों से टैरिफ कलेक्ट करके खुश हो रहे हैं, ये बिना जाने के वो लोग देने की पोजीशन में है कि नहीं है। महंगाई कितनी बढ़ जाएगी। मुझे लग रहा है ट्रंप साहब की आर्थिक नीतियां और ट्रंप साहब की डिप्लोमेटिक नीतियां, विवेक, सारे के सारे प्रिंसिपल्स को डिफाई करती हैं। मुझे इसमें अब जरा भी शक नहीं है, विवेक। और डोनाल्ड ट्रंप अगर डॉलर की काबिलियत उन्होंने खत्म कर दी तो फिर अमेरिका की एक तरह से जो मोनोपोली वो खत्म हो जाएगी और अमेरिका की जो वर्चस्व है पूरी दुनिया पर वो भी स्टेक पर आ जाएगा। उसका भी लोड लेना लोग बंद कर देंगे। और जो हरकतें डोनाल्ड ट्रंप की है वो ऑलरेडी बंद कर चुके हैं लोग। अमेरिका कोई लोड अब ले नहीं रहा है। यूरोपीय कंट्रीज 50 साल में विवेक 50 साल में, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, 50 साल में पहली बार अमेरिकी डॉलर ब्रिटिश पाउंड, स्विस फ्रैंक, यूरो और येन के खिलाफ 10% गिरा है। पहली बार। भारतीय रुपए के खिलाफ स्ट्रांग इसलिए हुआ है क्योंकि यहां पर शेयर मार्केट से विदेशी संस्थागत निवेशक पैसा निकाल रहे हैं, इस वजह से है। पर जो बाकी दुनिया की करेंसीज है, मुख्य करेंसी, उसके मुकाबले में डॉलर गिरा है। डॉलर इंडेक्स होता है 6 करेंसीज का बास्केट, वो 106 पे होता था, आज वो 97 पे आ गया है। तो डॉलर का डाउनफॉल, विवेक, शुरू हो चुका है। इसी वजह से आपको सोना, अगर आप सोच रहे हैं जो वर्ल्ड में एक कॉन्सेप्ट है वो धीरे धीरे शुरू हो चुका है और अलग अलग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया अपनी करेंसी में व्यापार करना शुरू कर चुकी हैं। खैर, क्या अमेरिका के लिए वर्स्ट टाइम आने वाला है? एक छोटा सा रिएक्शन सिद्धार्थ दवे जी से। देखिए विवेक भाई, जो ये टर्म निकाला है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो यही बताता है कि अभी तो वो ग्रेट नहीं है। जो अपने आप को सुपर पावर देश मानता है, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अभी तो नहीं है ना। यानी कि ये ट्रम्प खुद मान रहे हैं इस बात को कि अभी वो जो किसी समय में जो ग्रेट रहा करता था या किसी समय में सुपर पावर रहा करता था, वो नहीं है। और वास्तविकता भी देखिए, जिस तरह से वहां पे शरद कोहली जी हैं, ये अर्थशास्त्री जी हैं, किस हद तक वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, और उसमें ये जो टैरिफ वॉर जो चल रहा है, बहुत पूर्णिमा जी यहाँ पे, पूर्णिमा दी डिटेल में इसको बता पाएंगे कि वहां के लोगों की स्थिति कैसी है, वहां पे किस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, आम चीजों की जो कॉस्ट है। क्या वाकई डे टू डे लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है चीजों के लिए, सामान के लिए? क्या महंगाई बढ़ी है पूर्णिमा जी ट्रंप की नीतियों की वजह से? मैंने कल एक सोने से पहले एक पोस्ट किया था फेसबुक में, आई एम नॉट श्योर इफ इट इज इन ट्विटर, बट स्पेसिफिकली बीफ के बारे में लिखा है उन्होंने। लिटरली एक दिन पहले की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पे इट डजंट अफेक्ट मी, आई डोंट ईट बीफ, आई एम ए हिंदू, बट ऑन टॉप ऑफ इट यहाँ के लोग तो बीफ खाते हैं ना, यहाँ पे तो कंज्यूम करते हैं ना, मीट बहुत कंज्यूम करते हैं। हमारे हिंदू कितने मीट, जी, कितने मीट कंज्यूम करते हैं? अगर करते भी थोड़ा सा चिकन खा लिया या फिश वट एवर, बट इट्स नॉट एज मच। हम बिना मीट की हम जी सकते हैं, इट्स नॉट ए क्रेविंग फॉर अस। अनफॉर्चुनेटली अब बीफ का जो मैं बता रही हूँ ना, यहाँ पे लिटरली फॉक्स न्यूज का एक रिपोर्ट से मैंने ये इंफॉर्मेशन निकाला, 12.8% ग्राउंड बीफ का प्राइस बढ़ा है, 13.6% रोस्ट बीफ का बढ़ा है, और स्टेक्स का 16.6% बढ़ा है। दिस इज जस्ट ईयर टू ईयर। अब मुझे बताइए, दिस इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिल्क एंड एग एंड ब्रेड एंड गैस प्राइस एंड थिंग्स लाइक दैट। आप जब 2020 में मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था डोनाल्ड ट्रंप की, जब इलेक्शन हो रही थी, उस समय हमारी जो गैस प्राइस हुआ करता था, मैं जहाँ पे रहती हूँ, $1.29 हुआ करता था, या तो $1.49 हुआ करता था। आज यहाँ पे अगर देखिए $3 देना पड़ रहा है। अब मुझे बताइए, यही तो चल रहा था बाइडेन की समय में। तो अगर आप कह रहे हो कि आपकी वजह से प्राइस कम हुआ, मुझे बताया तो जरा कहाँ पे हुआ, किसके लिए हुआ? अब बार तो ये एक तरह से एक क्रिटिकल सिचुएशन यूएस सिटीजन्स के लिए, और अमेरिका शटडाउन मोड में है फिलहाल। पता नहीं वापस कब इससे निकलेगा इसमें, क्योंकि अनिश्चितताओं का दौर बताया जा रहा है। हालांकि सबसे बड़ा शटडाउन जो रहा है 35 डेज का ही रहा है, वो भी डोनाल्ड ट्रंप की रिजीम में आया था 2018 के एंड में और 2019 की शुरुआत में। देखते हैं ये शटडाउन कब तक रहेगा। आप मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।